नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा तो हम वैसे आप देख रहे होंगे, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो दे दिया है और वह वीडियो बहुत ही विस्तृत वीडियो। ये जो वीडियो आज का होगा वह एक शॉर्ट, एक समरी होगा, एक निचोड़ होगा और ये आपके लिए आवश्यक है कि पहले फुल वीडियो देखिए, विस्तृत अध्ययन कीजिए, इसके बाद फिर समरी पे जाइए। आवश्यक है ये। सीटेट जैसे और आजकल के जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक प्रश्न ना तो समझ में आएगा आपको और ना ही वो जल्दी आपके टच में आएगा। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को लेके फिर एक बार चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी चीजें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए। चलिए, तो भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक प्रकार से अगर देखा जाए, ये जो भाषा विकास है यह कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें ये पाई जाती है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें ये एक अद्भुत शक्ति प्रभु ने दिया है, भगवान ने दिया है। और उन्हीं जीव जंतुओं में से हम बात करें मानव की, तो संभवतः मनुष्यों को ये जो भाषा की क्षमता है यह एक अद्भुत क्षमता के रूप में देखी जाती है। ये यूनिक पावर है, ये अद्वितीय क्षमता है कि व्यक्ति उन्हीं क्षमताओं के आधार पर अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को एक दूसरे तक प्रेषित करता है, दूसरे से संप्रेषण स्थापित करता है। यानी अंतःक्रिया की प्रक्रिया जो होती है प्रायः वो भाषा के आधार पर ही देखी जाती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यानी इन्हीं विचारों के आदान प्रदान पर प्रायः हम एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं, एक दूसरे की समस्या को समझते हैं और उन समस्या और आवश्यकताओं के आधार पर अंतःक्रिया स्थापित करते हैं। तो भाषा विकास, भाषा विकास यानी अगर हम भाषा विकास देखें तो एक प्रकार से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया तो मानी जाती है, इसके अलावा अभिव्यक्ति का एक साधन भी है। ये अभिव्यक्ति सांकेतिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। ठीक है, तो भाषा विकास दरअसल कुछ विचारकों की हम परिभाषा देख लें, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम हरलाक की बात कर लें। यानी हरलाक क्या कहते हैं? हरलाक भाषा से तात्पर्य, भाषा से तात्पर्य, भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले, भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों, आप इसको लिखते जाइएगा, अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले, का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है
उन सभी साधनों से है जिनमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष आदान प्रदान के सभी पक्ष जैसे लिखना, पढ़ना, चिंतन करना, समझना सम्मिलित है। ठीक है, ये तो किसका कथन है? ये हरलाख महोदय का कथन है। भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिनमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सभी पक्ष सम्मिलित। ठीक है, दूसरी परिभाषा की हम बात कर रहे हैं स्टॉट महोदय का। स्टॉट की परिभाषा है, व्यापक अर्थों में भाषा का आशय, व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निस्संदेह ऐसे साधनों से है, निस्संदेह ऐसे साधनों से है, ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा अर्थ व भाव लोगों के बीच प्रेषित किए जाते हैं, लोगों के बीच प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, ये कथन आपका स्टॉट का है। व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निस्संदेह ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव लोगों के बीच प्रेषित किए जाते हैं, संप्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आपका एक परिभाषा के रूप में है, अक्सर एग्जाम वगैरह इस तरह की परिभाषाएं मिल जाती हैं। ठीक, तो ये परिभाषा देखा आपने, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो भाषा विकास की प्रक्रिया है वो कैसे, भाषा विकास की प्रक्रिया। भाषा विकास, देखिए भाषा विकास दरअसल अवस्थाओं के आधार पे भाषा का विकास होता है। ठीक है, किसके आधार पर? तो अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार। ठीक है, जैसे बात कर लीजिए शैशवा अवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। ठीक है, ये भाषा विकास अवस्थाओं के आधार पर देखा जाता है। गर्ल्स, हम शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। कहीं कहीं सेंट्रल चीजों में अक्सर ये जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को भी मानते हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये भाषा विकास की प्रक्रिया इन अवस्थाओं के आधार पर गुजरती है। ठीक है, शैशवावस्था में अगर बच्चा है तो सबसे पहले क्राइंग, फिर कूज या कूइंग, फिर बबलिंग, ठीक है, और फिर जो है स्पीकिंग वगैरह, उच्चारण वगैरह की चीजें सामने आ जाती है। यानी इस दौरान अगर देखा जाए तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? क्राइंग करता है। तो क्राइंग की जो आयु है वह जन्म से लेकर 2 माह, ठीक है, फिर कूज की आयु 2 से लेकर 3 माह और बबलिंग की आयु प्राय 6 माह के रूप में देखी जाती है। ठीक है, ये भाषा विकास की प्रक्रिया अवस्थाओं के आधार पर है। यानी बच्चा यदि अवस्थाओं के आधार पर, चूंकि स्वाभाविक है भाई,
पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, जैसे जैसे बच्चे का विकास होते जाता है वैसे वैसे उसकी भाषिक क्षमता भी प्रायः बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो क्राइंग की स्टेज है, फिर कूइंग या कूज कहते हैं हम इसको, बबलिंग कहते हैं, ठीक, बलबलाना जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब क्राइंग का मतलब है चिल्लाना, रोना चिल्लाना, यानी क्रंदन करना। ठीक है, ये क्राइंग क्या कहलाता है? ये क्रंदन कहलाता है। देखिए, भाषा विकास की पहली स्टेज जो होती है वह क्रंदन के रूप में देखी जाती है, लेकिन पिछले कुछ एग्जामों वगैरह में प्रायः ये माना जाता है कि भाषा विकास का पहला स्टेज कूइंग के रूप में होता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट का कि भाषा विकास का पहला स्टेज क्या है, तो कूइंग के रूप में होता है, ये सीटेट ने माना है। ठीक है, और कहीं कहीं क्रंदन के रूप में भी देखा जाता है। अब चूंकि इस पे सस्पेंस ये है कि जैसे बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया तो जन्म के दौरान दो चीजें होती हैं, बच्चा बहुत तेजी से क्राइंग करता है। ठीक है, जन्म के दौरान की अगर हम बात करें तो अब बच्चा क्या किया? क्राइंग किया। ठीक है, अब ये जो क्रंदन है, यह क्रंदन दरअसल जन्म के समय होता है, बहुत तेजी से बच्चा होता है, तो उस दौरान दो तरह की चीजें होती हैं। एक को हम क्या करते हैं? भाषा विकास की प्रक्रिया मान लेते हैं, दूसरे को श्वसन प्रक्रिया मान लेते हैं। ठीक है, भाषा विकास की प्रक्रिया और श्वसन प्रक्रिया मान लेते हैं। ये जो भाषा विकास की प्रक्रिया है, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाषा विकास प्रायः क्राइंग के आधार पर देखी जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये माना जाता है कि भाषा विकास जो होता है वह कूइंग के रूप में होता है। कूइंग, ठीक है, ये कूइंग जो होता है ये भाषा विकास का पहला स्टेज माना जाता है। तो याद करने की जरूरत है, ये कूइंग भाषा विकास का, नवजात शिशु में भाषा विकास का पहला स्टेज जो होता है वो कूइंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चूंकि क्रंदन करना तो कभी कभी तो ऐसा भी होता ना कि जैसे कोई बच्चा मूक बधिर है, अब मूक बधिर है इसका मतलब ये नहीं कि जन्म के समय वो क्रंदन नहीं किया होगा, जन्म के समय उसका भी क्रंदन हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्रंदन के दौरान दो चीजें उत्पन्न होती हैं, भाषा विकास की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, श्वसन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो भाषा विकास की प्रक्रिया में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि क्राइंग के आधार पर ही भाषा विकास उत्पन्न हो जाता है, यानी क्राइंग ही वो पहली स्टेज है भाषा विकास की। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, क्राइंग के बाद कूइंग एक स्टेज आता है, यानी उसकी आवाज में, बच्चे के रोने की आवाज में जब एक मीठापन आ जाता है तो प्रायः ये माना जाता है कि उसके भाषा विकास की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया शैशवावस्था। बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था भाषा विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। अब इस बाल्यावस्था में अमूमन ये देखा जाता है कि जो बच्चे की भाषा विकास की प्रक्रिया है वह तो प्रारंभ होती है। एक चीज और जान जाइए, मैंने एक चीज बबलिंग के लिए दिया 6 माह, यानी अमूमन ये माना जाता है कि बच्चा 6 से लेकर 8 माह में वह एक अक्षर, एक शब्द का वो उच्चारण करना शुरू कर देता है, जैसे बू बा गू गा, है ना, इस तरह की चीजें वह बोलना शुरू कर देता है। और सबसे पहले वह बोलता क्या है? तो सबसे पहले उसमें स्वर का उच्चारण होता है। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बच्चा सबसे पहले वह स्वर बोलता है, इसके बाद फिर वो व्यंजन की स्टेज पे पहुंचता है। तो भाषा विकास में सबसे पहले कूइंग का स्टेज आता है, इसके बाद फिर वह 6 से लेकर 8 माह में एक शब्द, एक अक्षर वह बोलना प्रारंभ करता है, और उस दौरान सबसे पहले वह स्वर शब्दों का उच्चारण करता है, इसके बाद फिर वो व्यंजन पे जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था दरअसल विकास की दूसरी अवस्था है। अब दूसरी अवस्था जो विकास की है, इसमें भाषा विकास की प्रक्रिया तो तेजी से होती है। ठीक है, भाषा विकास की प्रक्रिया तो तेजी से होती है, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो जो भाषा विकास है वह बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तेजी से देखी जाती है। यानी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा विकास काफी तेजी से होता है। भाई, बाल्यावस्था है, अब बाल्यावस्था का मतलब है कि उसमें भाषा विकास तो हो चुका है। अगर शैशवावस्था की पूरे ड्यूरेशन की हम बात करें तो बच्चे में भाषा विकास तो हो चुका है,
ठीक है। और उस भाषा विकास के आधार पर अब वो अपनी क्षमताओं का विकास करना है उसको। तो क्षमताओं का विकास करना है तो क्षमता का विकास कैसे करेगा, यानी जब वह दूसरी अवस्था में पहुंचा है तो उसके समाज के लोग कैसे हैं, वह कहाँ विद्यालय जा रहा है, किस विद्यालय में प्रवेश है, उसकी मित्र मंडली कैसी, ये सारी चीजें उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में उसमें भाषा का विकास बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें भी बालक की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास काफी पहले होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद हम किशोरावस्था की बात कर ले, यानी किशोरावस्था में भाषा अपने चरम पर होता है, यानी चरम स्थिति पे भाषा का विकास देखा जाता है। बच्चे में परख, चिंतन आदि के आधार पर प्रायः वो भाषाओं का प्रयोग करने लगता है। ठीक है। तो ये यहां तक हम अवस्थाओं के आधार पर देखें। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं भाषा विकास में, भाषा विकास का जो एक क्रम है ना, एक क्रम, भाषा विकास का भी अपना एक क्रम होता है भैया कि सबसे पहले कैसी भाषा होती है, सबसे पहले हमने मोटा मोटी इसमें चर्चा कर भी दिया था। ठीक है। तो हम भाषा विकास के क्रम की बात कर ले, भाषा विकास का क्रम। ठीक है। एक क्रम है, इस क्रम के आधार पर नया भाषाओं का विकास होता है। जैसे बात कर लें आप ध्वनि की पहचान करना, यानी पहला है ध्वनि की पहचान करना। ध्वनि की पहचान करना। ठीक है। ये तो पहला क्रम माना जाता है कि ध्वनि की पहचान करना। दूसरा क्रम ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरा क्रम है शब्द या वाक्य का निर्माण, शब्द या वाक्य का निर्माण, शब्द या वाक्य का निर्माण है। चौथा है लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग। और पांचवा है आपका भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। ठीक। देखिए ध्वनि की पहचान करना ये पहला क्रम देखा जा रहा है। ठीक है। यानी अब बच्चे में जो भाषा का विकास हो रहा है वो पहले स्टेप के रूप में हो रहा है क्या, ध्वनि की पहचान करना। अब ध्वनि की पहचान करना क्या चीज होता है, देखिए ध्वनि यानी सबसे पहले बच्चा वह 6-7 माह का होता है, 6-7 माह का होता है, तो प्रायः वह अपने बड़े बुजुर्ग की ध्वनियों को पहचानता है। ठीक है। तो ध्वनि की पहचान करना ये पहला क्रम के रूप में देखा जाता है। दूसरा क्रम उसके ध्वनि उत्पन्न करना। अब पहचान के आधार पर ही प्रायः वह ध्वनि को उत्पन्न करता है। ठीक है। पहला स्टेप तो पहचान कर लिया। अब पहचान करने के बाद प्रायः वह ध्वनि को उत्पन्न करने लगता है, यानी 8 से लेके 9 माह मान लीजिए आप इसको कि 8 या 9 माह में बच्चा ध्वनि को उत्पन्न करने लगता है। ठीक। तीसरा आता है शब्द या वाक्य का निर्माण। अब बच्चा उन्हीं ध्वनियों के आधार पर शब्द या वाक्य का निर्माण करने लगता है, यानी आप मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा हो गया है, अब वो शब्द या वाक्य का निर्माण करने लगता है, यानी 2 वर्ष का बच्चा प्रायः शब्द या वाक्य का निर्माण करने की क्षमता उसमें आ जाती है। वह आराम से संयुक्त शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। 2 वर्ष की बात है। 3 वर्ष की अगर हम इसी में शामिल कर लें तो 3 वर्ष है, यानी उन्हीं शब्दों के आधार पर क्या कर लेता है, वाक्य का निर्माण करने लगता है। ठीक है। यानी तीसरा आता है लिखित भाषा का प्रयोग, यानी ये क्षमता अब लिखकर व्यक्त करने की क्षमता, लिखकर व्यक्त करने की क्षमता की अगर हम बात कर ले तो प्रायः बच्चा शैशवावस्था के अंतिम स्टेज पे होता है, यानी 4 वर्ष या 5 वर्ष का बच्चा होता है तो प्रायः लिखित भाषा का प्रयोग करने लगता है।
लिखकर अपने विचार व्यक्त करने लगता है। और भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, यानी ये भाषा विकास की पूर्ण अवस्था जब वह भाषा विकास पर या भाषाओं पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जब अपना स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह क्रम क्या कहलाता है, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था के रूप में देखी जाती है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आज जो चीजें मैं दूंगा बिल्कुल परफेक्ट दूंगा, एकदम काम की चीजें होंगी, बस इसका एक समरी रूप है। भाषा विकास का जो मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो दे दिया है उसी का एक समरी रूप है, ठीक है। अब हम भाषा के घटक की बात करते हैं। भाषा का घटक, भाषा के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, घटक कौन कौन से हैं जिनके आधार पर भाषाओं का विकास होता है। तो पहले भी मैंने चर्चा किया है इसके संदर्भ में। पहला है फोनोलॉजी, फोनोलॉजी है, ठीक है। दूसरा है मॉर्फोलॉजी है, तीसरा है सिंटैक्स है, यानी सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स है, सिमेंटिक्स है। चौथा है सिंटैक्स है। पांचवा है प्रैग्माटिक्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स माने जाते हैं भाषा विकास के। कंपोनेंट्स प्रायः 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं, ध्वनि विज्ञान, ठीक है। दूसरे को हम क्या कहते हैं, रूप विज्ञान, ठीक है। तीसरे को हम क्या कहते हैं, शब्द या वाक्य विन्यास या वाक्य विन्यास, शब्द या वाक्य विन्यास, ठीक है, जिसको हम शब्दार्थ विज्ञान भी कहते हैं। चलिए शब्दार्थ विज्ञान लिख लीजिए, इसको शब्दार्थ विज्ञान लिख लीजिए, चूंकि हमने पढ़ लिया है पहले। तो शब्दार्थ विज्ञान है ये, और सिंटैक्स का मतलब है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास है। और ये है प्राग्मैटिक्स, प्राग्मैटिक्स माफी चाहेंगे, गिर गया था ये, प्राग्मैटिक्स है ये, ठीक है, प्राग्मैटिक्स। तो इस तरह से भाषाओं का विकास देखा जा रहा है। आपका ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान है, शब्दार्थ विज्ञान है, वाक्य विन्यास है और प्रैग्मैटिक्स है। बहुत ज्यादा एग्जाम वगैरह में गाइस ये घटक पूछता है कि घटक, आखिर भाषा के घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है ध्वनि विज्ञान, यानी जो बच्चा ध्वनियों का निर्माण करता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं, यानी ध्वनियों का निर्माण करना, ठीक। अब ये ध्वनियों का निर्माण क्या चीज होता है, देखिए प्रायः अगर देखा जाए तो बच्चा ध्वनि विज्ञान में होता है तो वो ध्वनियों का निर्माण करता है। अब ध्वनियों का निर्माण क्या, जैसे अगर हम बात कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई सार्थक ध्वनि का निर्माण करना, ठीक है, समझ रहे हैं चीज, यानी सार्थक ध्वनि का निर्माण, ये चीजें सार्थक ध्वनि का निर्माण है ये। यानी बच्चा जब किसी सार्थक ध्वनि का निर्माण करने लगता है, यानी एक ऐसा ध्वनि स्फुटित करे जो कोई ना कोई अर्थ व्यक्त करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं। रूप विज्ञान क्या होता है, देखिए रूप विज्ञान के अंतर्गत अक्सर ध्वनि के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण, यानी ध्वनि के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण, सार्थक शब्द, ध्वनि के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण रूप विज्ञान कहलाता है। शब्दार्थ विज्ञान क्या कहलाता है, यानी वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना, यानी शब्द या वाक्य के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना, शब्द या वाक्य के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना, ये आपका शब्दार्थ विज्ञान कहलाता है। और वाक्य विन्यास क्या कहलाता है, यानी शब्दों को संयुक्त करके
बोलना, संयुक्त करके बोलना। ठीक है, शब्दों को संयुक्त करके बोलना वाक्य विन्यास कहलाता है। और प्रैग्मेटिक्स क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है कि भाषा को अलंकृत करके बोलना। ठीक है, अलंकृत करके उच्चारित करना। अब अलंकृत करके उच्चारित करना क्या होता है? यानी चढ़ा बढ़ा कर कहना, भाषा को प्रभावशाली तरीके से कहना, वह आपका प्राग्मेटिक्स कहलाता है। यानी जब आप ध्वनि विज्ञान में है तो ध्वनि का निर्माण है, सार्थक ध्वनि का निर्माण है। जैसे बच्चा बू बा गू गा करता है तो इसका मतलब है वह किसी न किसी सार्थक ध्वनि को व्यक्त करता है। बू से हम सीधे समझ जाते हैं कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है। ठीक है, ध्वनि के आधार पर फिर वह उन्हीं बू के आधार पर फिर वो बा कहने लगता है, बाबा कहने लगता है। ठीक है, बा कहने लगता है, जिसका मतलब है कि वो रूप विज्ञान का यानी एक शब्द का रूप वाल धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है। फिर शब्दार्थ विज्ञान यानी उन्हीं वाक्य के माध्यम से जब वो कोई अर्थ व्यक्त करने लगे कि दूध चाहिए, बाबा, पानी, दादा। ठीक है, इसके बाद संयुक्त करके बोलना, संयुक्त करके जब पूरी तरह से वो दादा कह दे, पापा कह दे, मम्मी कह दे तो वह वाक्य विन्यास कहलाता है। प्रैग्मेटिक्स बच्चे को वो क्षमता आ जाती है कि वह उन्हीं शब्दों को कितने प्रभावशाली तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें रही। अब इसके बाद हम सीधे इसके स्टेप की बात कर लें। भाषा के चरण। देखिए, भाषा के चरण गाइस, तो अगर देखा जाए तो भाषा के कुल 2 चरण होते हैं। ठीक, 2 चरण माने जाते हैं। पहले को प्राक भाषा विकास कहा जाता है, प्राक भाषा विकास, और दूसरे को उत्तर भाषा विकास कहा जाता है। यानी प्राक भाषा विकास और उत्तर भाषा विकास। प्राक भाषा विकास को प्री स्पीच और पोस्ट स्पीच। ठीक है, प्री स्पीच यानी प्री स्पीच लैंग्वेज है ये, और ये पोस्ट स्पीच है। अब देखिए प्राक भाषा विकास क्या होता है? प्राक भाषा विकास अगर हम देखें तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो बच्चा शुरुआती दौर में भाषाओं का विकास करता है, प्राक भाषा विकास है, प्री स्पीच है। यानी भाषा विकास के पहले का जो स्थिति होती है, जो सांकेतिक रूप में होती है, जो ध्वन्यात्मक रूप में होती है। प्रायः चूंकि भाषा है तो भाषा ध्वन्यात्मक संकेत भी भाषा कहलाती है। कोई संकेत प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अगर किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति होती है तो वो भी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो प्राक भाषा यानी भाषा विकास के पहले की जो अवस्था है, जिसमें सबसे पहले आप बात कर लीजिए किसका? क्रंदन। क्रंदन है, दूसरा है कोर्स का बात कर लीजिए, तीसरा है बलबलाना, बलबलाना, चौथा है हाव भाव, हाव भाव, पांचवा है सांकेत सांवेगिक अभिव्यक्ति, सांवेगिक अभिव्यक्ति। ठीक है, ये तो प्राक भाषा विकास के अंतर्गत देखा जाता है। प्राक भाषा के विकास के अंतर्गत प्रायः प्राक के रूप में क्रंदन आता है, कोश आता है, हाव भाव आता है, बलबलाना आता है और सांवेगिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए दरअसल ठीक है, हाँ, अब ये अगर हम बात करें क्रंदन का तो आप समझ रहे हैं भाषा विकास का पहला स्टेज क्रंदन, कोइंग, फिर बबलिंग, बलबलाना, हाव भाव और सांवेगिक अभिव्यक्ति, ये प्राक भाषा विकास के अंतर्गत देखा जाता है। और प्राक भाषा विकास जो होता है वह जन्म से ले लें, 0 से ना करके, बल्कि हम क्या करें इसको जन्म से मान लें। जन्म से 15 माह, ये जन्म से 15 माह का जो स्टेज होता है ये प्रायः प्राक भाषा के रूप में होता है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, यानी जन्म से 15 माह का जो अवस्था है वो प्राक भाषा विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और उत्तर भाषा विकास, उत्तर भाषा विकास यानी 15
माह के बाद का है, 15 माह के बाद का है। ठीक है, उत्तर भाषा विकास प्रायः 15 माह के बाद का शुरू होता है। अब उत्तर भाषा विकास में क्या होता है, देखिए उत्तर भाषा विकास में सबसे पहले हम बात कर लें तो दूसरों की भाषा को समझना, दूसरों की भाषा को समझना, ये पहला हो गया, दूसरों की भाषा को समझना। दूसरा कहलाता है शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण जो होता है गाइस, वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला होता है 18 माह है, 18 माह में कुल 10 शब्द हैं। ठीक है, और 24 माह में कुल 29 शब्द हैं। यानी ये शब्द निर्माण की क्षमता, 18 माह का बच्चा है तो 10 शब्द तक की उसमें क्षमता आ जाती है, और अगर वो 24 माह का है तो 24 माह में उसके पास कुल 29 शब्द भंडार की क्षमता हो जाती है। ठीक है, तीसरे की हम बात कर लें तो तीसरा है शब्दों का वाक्यों से संगठन, शब्दों का वाक्यों से संगठन। ठीक है, शब्दों का वाक्यों से संगठन है। और चौथा है उच्चारण की क्षमता है, उच्चारण की क्षमता है। और पांचवा है स्वामित्व, स्वामित्व की प्राप्ति। ठीक है, यानी भाषा विकास में जो उत्तर भाषा विकास है, उत्तरकालीन भाषा विकास है, जो 15 माह के बाद प्रारंभ होता है, उसमें दूसरों की भाषा को समझना है। यानी सबसे पहले बच्चा छोटा है तो वो स्वाभाविक है कि वो दूसरों की भाषाओं को समझेगा। इसके बाद फिर भाई अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। मैं इस पे आगे वीडियो दूंगा जिसमें भाषा कौशल बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले बच्चा कैसे वो दूसरों की भाषा को समझता। ठीक है, तो दूसरों की भाषा को समझना सबसे पहला स्टेप उत्तरकालीन भाषा विकास में देखा जाता है, जिसको कहता है कि अगर उनके सीनियर कुछ बोल रहे हैं तो प्रायः उन चीजों को बड़े ध्यान से वो सुनता है। ठीक है, दूसरा आता है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की प्रक्रिया जब आ जाती है उसमें तो मुख्यतः दो रूपों में देखी जाती है, 18 माह और 24 माह। अगर 18 माह का बच्चा है तो उसमें 10 शब्द बोलने की क्षमता आ जाती है, और अगर 24 माह का बच्चा है तो उसमें 29 शब्द बोलने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, फिर शब्दों का वाक्यों में संगठन करना उसमें, यानी कि एक क्षमता यह भी है कि बच्चा शब्दों का जो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, जैसे सी है, ए है, टी है, तो अब इनको कैसे वो संगठित करे, कैसे उसको कैट बनाए, इसकी क्षमता प्रायः देखने को मिलती है। इसके बाद उच्चारण की क्षमता आ जाती है। अब तो वो संगठित कर ले रहा शब्दों को, CAT जो अलग अलग था अब उसको एक साथ CAT पढ़ ले रहा है, लेकिन उसमें अब उच्चारण की क्षमता भी प्रायः आ गई है, और उसके आधार पर वह कैट अच्छी तरीके से बोल भी लेता है। ठीक है, और लास्ट स्टेज जो इसका आता है वो स्वामित्व की प्राप्ति आती है, यानी बच्चा अब पूरी तरह से भाषा विकास पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लेना चाह रहा है। यानी एकाधिकार की बात है कि बच्चा भाषा विकास में एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। चलिए, ये तो चीजें यहां तक रही गाइस, और चलते चलते हम ये चीजें ये भी कह दें कि भाषा विकास का अपना सिद्धांत होता है ना, लेकिन हम सिद्धांत की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाषा विकास के जो सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चॉम्स्की वगैरह हैं, स्किनर हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी आपको बता देना है कि कुछ विचारक, कुछ मनोवैज्ञानिक अमूमन ये मानते हैं कि भाषा विकास के लिए अपना एक सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है। जैसे बात हम उसी का कर लें, सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत, यानी वो भाषा का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं? ये भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। दिव्य उत्पत्ति का
सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं गाइस आपको, जल्दी मिलेगी नहीं ये चीजें। दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरा है संकेत का सिद्धांत, संकेत का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा रणन का सिद्धांत, रणन का सिद्धांत, ठीक है। चौथा मिलेगा आपको आवेग, आवेग का सिद्धांत। पांचवा है श्रम ध्वनि का सिद्धांत, श्रम ध्वनि का सिद्धांत। छठा है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। चलिए सातवां भी एक और देख लीजिए, रेचन का सिद्धांत, ठीक है। ये भाषा विकास का अपना एक सिद्धांत, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं इस सिद्धांत की जो बात कर रहा हूं, ये सिद्धांत आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? अक्षर सिद्धांत, भाषा के सिद्धांत हम तो पढ़ेंगे ही, भाषा का सिद्धांत क्या है, किन के आधार पर, किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर भाषा का विकास हुआ। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका ये मानना है कि भाषा विकास का अपना एक सिद्धांत होता है। उन्हीं सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है? दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब ही है कि यह एक दैवीय क्षमता है, भाषा विकास दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया एक अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय शक्ति, ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त एक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति में भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या कहलाता है? देखिए संकेत अधिगम का मतलब ही होता है संकेत के द्वारा सीखना, यानी कुछ विचारकों का मानना है कि व्यक्ति ने संकेत देते देते प्रायः उसमें भाषा का स्फुटन हो गया, ठीक है। उसके आधार पर ये संकेत अधिगम माना जाता है। ये रणन का सिद्धांत, ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है खासा। रणन का सिद्धांत, या इसी को हम क्या कहते हैं, रटन का सिद्धांत। रणन का सिद्धांत की अगर हम बात कर लें तो खासकर रणन के सिद्धांत के विकासकर्ता प्लेटो माने जाते हैं, ठीक है। प्लेटो ये रणन के विकास का सिद्धांत या रणन का सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, प्लेटो। अब प्लेटो का क्या मानना है या रणन के सिद्धांत का क्या मानना है? इनका मानना है कि जब दो वस्तुएं आपस में रणन करती हैं, मीन्स आपस में टकराती हैं, तो एक आवाज निकलती है और उन्हीं आवाजों के आधार पर प्रायः भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। रणन का मतलब ये होता है कि आपस के टकराव के आधार पर जब कोई ध्वनि निकले या ध्वन्यात्मक संकेत कोई निकले तो प्रायः वो भाषा के रूप में जाना जाता है। तो वो रणन का सिद्धांत प्लेटो के आधार पर है। आवेग का सिद्धांत, यानी आवेग यानी गति का सिद्धांत है। व्यक्ति आवेग में आ जाए, गतिमान हो जाए, कोई तीव्र क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए और उस दौरान उसमें जो गुस्सा व्यक्त हो जाए या गुस्से को व्यक्त करने के लिए जिस भी प्रकार का संकेत या शब्द उच्चारित करता था या किया होगा, उसी आवेग के आधार पर प्रायः भाषाओं का विकास भी हो गया। श्रम ध्वनि का सिद्धांत, देखिए श्रम ध्वनि का सिद्धांत क्या कहलाता है? अब श्रम ध्वनि के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो ये सिद्धांत प्रायः ये कहता है कि व्यक्ति ने ध्वनियों के संदर्भ में बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा श्रम किया और उन्हीं श्रम के आधार पर प्रायः ध्वनियों का स्फुटन हो गया, ठीक है। तो वो श्रम ध्वनि का सिद्धांत कहलाए। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत यानी अनुकरण के आधार पर भाषाओं का विकास होना, ठीक है। अब अनुकरण के आधार पर भाषाओं का विकास अगर हम देख लें तो प्रायः इसका भी एक सिद्धांत चलता है, अनुकरण का सिद्धांत के भाषा विकास में मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने प्रायः
अनुकरण का सिद्धांत स्वीकार किया कि भाषा विकास में अनुकरण का सिद्धांत चलता है। हम या बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता या श्रेष्ठ लोगों से भाषाओं, शब्दों या उनकी अभिव्यक्तियों का अनुकरण करते हैं और उसके आधार पर भाषाओं का विकास करते हैं। ठीक है, अगला आता है रेचन का सिद्धांत। रेचन का सिद्धांत यानी एक प्रकार से भाषाओं का विकास रेचन के आधार पर हुआ। जैसे कोई चीज गतिमान होती हो, जब हम बोलते हैं कुछ या किसी को कोई संदेश भेजना होता है तो उस दौरान हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ी कि हम कैसे उनको ये संदेश, ये चित्र, ये शब्द व्यक्त करें। तो उसी के आधार पर प्रायः व्यक्ति ने रेचन प्रक्रिया को अपना लिया और रेचन प्रक्रिया के आधार पर भाषा का विकास माना। तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये भाषा विकास के अंतर्गत अमूमन देखा जाता है। दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत, संकेत का सिद्धांत, गणन का सिद्धांत, आवेग का सिद्धांत, श्रम ध्वनि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और रेचन का सिद्धांत। ठीक है, तो आज यहीं तक और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।